everyone and welcome back to my channel. And today in this lectures we are going to cover the topic forecasting. So, forecasting is an important component of business management. It is essentially a technique of anticipation and providing vital information relating to the future. तो फोरकास्टिंग के बिना हम कोई भी चीज़ बिजनेस में नहीं कर सकते, क्योंकि फोरकास्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम फ्यूचर को एनालाइज करते हैं, हम फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं और फ्यूचर्स की बहुत ही वाइटल इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलती रहती है। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल प्लानिंग एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग का एक बेस होता है फोरकास्टिंग। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट पास्ट एंड प्रेजेंट एंड एस्टिमेटिंग द फ्यूचर। तो ये एक ऐसी टेक्निक है, फोरकास्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हमारे पास्ट की, हमारे प्रेजेंट की, और इन पास्ट और प्रेजेंट की फ्यूचर के बेसिस पे हम फ्यूचर को एस्टिमेट करते हैं। Forecast is an estimate of what is expected to happen in some future period। ठीक है, तो फोरकास्टिंग में हम ये एनालाइज करते हैं, हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि फ्यूचर में आगे और क्या हो सकता है, और ये हम कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन हमने अपने पास से हमने गैदर की है, एज वेल एज हमारी प्रेजेंट से हमने जो भी इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है। According to Fayol, the father of modern management, forecasting is the essence of management. The success of business greatly depends upon the efficient forecasting and preparing the future event. तो जैसा कि फादर ऑफ मैनेजमेंट जो कि फ्योल हैं, उन्होंने कहा है कि फोरकास्टिंग जो है हमारे बिजनेस का बहुत ही एसेंशियल पार्ट होता है। हमारा बिजनेस ही स्टार्ट होता है फोरकास्टिंग से, मतलब कि प्लानिंग से। और किसी भी बिज़नेस की सक्सेस डिपेंड करती है कितनी इफ़िशिएंटली उन्होंने अपने फ्यूचर को फोरकास्ट किया है और फ्यूचर के इवेंट्स के लिए उन्होंने कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है। द टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग कैन बी ग्रुप्ड अंडर। तो हम यहाँ पे 5 टेक्निक्स की बात कर रहे हैं: क्वांटिटेटिव टेक्निक, क्वालिटेटिव टेक्निक, टाइम सीरीज टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग, कॉजल मॉडल एंड टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक्स को, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को और टाइम सीरीज टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग को। कॉजल मॉडलिंग जो है ये मॉडल होता है, ये बेस्ड होता है कॉज और इफेक्ट के ऊपर कि क्या कॉज हुआ है उसके और उस कॉज से क्या इफ़ेक्ट्स आगे आएंगे। और ऐसे ही जो टेक्नोलॉजिकल फोरकास्टिंग है वो हमारी जो नई नई अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपने मैथमेटिक्स को, हम कितना अच्छा यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स को फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए। तो अगर हम बात करें क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग की, तो उसमें आ जाते हैं जैसे कि मार्केट रिसर्च टेक्निक्स, पास्ट परफॉर्मेंस टेक्निक्स, internal forecast, deductive method, direct versus indirect method, jury of executive opinion, historical analogy, Delphi technique, market survey, judgmental forecasting, sales force composite method and users expectation method एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। इसी तरह जो हमारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आ जाते हैं बिजनेस बैरोमीटर। अच्छा, जो हमारे क्वालिटेटिव टेक्निक्स हैं वो हमारे नॉन क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है वो हमारी क्वांटिटेटिव डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो होती हैं वो। तो इसमें आ जाता है बिजनेस बैरोमीटर मेथड, ट्रेंड एनालिसिस मेथड, एक्सट्रापोलेशन मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, इकोनॉमिक इनपुट आउटपुट मॉडल मेथड, इकोनॉमिक मॉडल, एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, इनपुट एंड आउटपुट एनालिसिस। तो इन सारे मेथड्स को हम इन डिटेल में अभी आगे कवर अप करेंगे। द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर मेकिंग चॉइस ऑफ टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग आर एज फॉलोज। ठीक है, तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना होता है जब भी हम फोरकास्टिंग मेथड को यूज़ करने चाहते हैं। तो उसमें फर्स्ट है द पर्पस ऑफ फोरकास्ट। हमारे फोरकास्ट करने का पर्पस क्या है, पहले तो हमें पर्पस पता होना चाहिए। सेकेंड इज़ द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिज़ायरेबल। कितना एक्यूरेट हम फोरकास्ट कर पाते हैं अपने फ्यूचर को, क्योंकि हम पूरा 100% एक्यूरेट हम फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर सकते, बट जितना भी हमने फोरकास्ट किया है वो कितना एक्यूरेट है, वो उसमें कितनी एक्यूरेसी है। नेक्स्ट इज़ द टाइम पीरियड टू बी फोरकास्ट। फोरकास्ट हम एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या आगे के 5 साल के लिए। तो कितने साल के लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द फोरकास्ट टू दी कंपनी। अब कितना कॉस्ट हम लगा रहे हैं और उस कॉस्ट के बदले कितना बेनिफिट हमें मिलेगा, हमारी कंपनी को कितना बेनिफिट मिलेगा, वो भी हमें इस फैक्टर को भी हम कंसीडर करते हैं फोरकास्टिंग में। नेक्स्ट इज़ द टाइम अवेलेबल फॉर मार्केटिंग द एनालिसिस। कितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है जिसमें हम
एनालिसिस को मेक आउट कर सकते हैं। द टाइम अवेलेबल फॉर मेकिंग द एनालिसिस, तो एक एनालिसिस को करने में हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास 1 दिन का समय है, 2 दिन का है कि 10 दिन का हमारे पास समय है, हम और अच्छे से उसको एनालाइज कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ विच फोरकास्ट हैज़ टू बी मेड, तो कौन कौन से हम अपने सिस्टम के कंपोनेंट को हम फोकस कर रहे हैं जिसके बेसिस पे हम फोरकास्ट करेंगे। नाउ जो भी हम फोरकास्ट करते हैं वो टेक्निक जो है एक्चुअली वो डिपेंड करती है मेजर 2 फैक्टर्स के ऊपर, मतलब कि जो टेक्निक ऑफ फोरकास्टिंग है उसको हमने मेजर 2 पार्ट्स में हमने क्लासीफाई किया है, एक है क्वालिटेटिव और दूसरा है क्वांटिटेटिव। तो देख लेते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स में क्या है। अ क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग टेक्निक रिलाइज ऑन इंडिविजुअल और ग्रुप जजमेंट, ठीक है। तो जो भी क्वालिटेटिव है, क्योंकि इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा का हम यूज़ नहीं करते, तो इंडिविजुअल या ग्रुप जजमेंट के ऊपर ये टेक्निक डिपेंड करती है। व्हेन क्वांटिटेटिव डेटा आर नॉट अवेलेबल द यूज़ ऑफ इन्फॉर्म्ड एक्सपर्ट कैन बी मेड, ठीक है। तो वैसे तो क्वांटिटेटिव जो हमारी टेक्निक है वो ज़्यादा रिलायबल होती है, एक्यूरेट होती है, बट ऐसे कई सारे केसेस होते हैं जिसमें क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे हम क्वालिटेटिव टेक्निक का वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, और इस क्वालिटेटिव टेक्निक में हम एक्सपर्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। समटाइम्स द ओपिनियन ऑफ मैनी एक्सपर्ट्स आर एनालाइज टू प्रिडिक्ट सम फ्यूचर अकरेंस, ठीक है। तो जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ डेटा को एनालाइज करते हैं और इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो कई बार ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस केस में जहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल नहीं होता है। तो इसमें जो पहला मेथड है वो है पैनल ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन अप्रोच, ठीक है। तो जो पैनल ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन है इसको हम ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन अप्रोच भी बोलते हैं। तो पैनल ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में क्या होता है, या ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या होता है, हम एक पैनल बना लेते हैं, उसमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मेजर एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि टॉप लेवल क्या करता है वो फ्यूचर को एनालाइज करता है, तो इनके ऊपर हमारा जो फोरकास्टिंग है वो डिपेंड रहता है। इट कंसिस्ट ऑफ कंबाइनिंग एंड एवरेजिंग टॉप मैनेजमेंट्स व्यूज़ अबाउट द फ्यूचर इवेंट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारा टॉप लेवल का मैनेजमेंट है उनके जो भी व्यूज़ है फ्यूचर इवेंट को लेके उनको हम कंसीडर करते हैं। In this approach, generally the executives from the different areas such as sales, production, finance, purchasing are brought together. तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग एरियाज़ होते हैं, जैसे सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, परचेसिंग, इन सब से हम जो टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उनको हम इस पैनल में ले लेते हैं। Thus a varied range of management viewpoint can be considered. तो इससे हम क्या करते हैं, हम वेरिड, हम एक ब्रॉडर लेवल पे हम सबके व्यूज़ को हम लेते हैं। फोरकास्ट कैन बी प्रिपेयर्ड क्विकली विदाउट एलोबरेट डेटा, ठीक है। तो हम डेटा को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एलोबरेट नहीं करते, सबके हम ओपिनियन लेते हैं और उन ओपिनियन के बेसिस पे हम एक फ्यूचर को हम डिटरमाइन कर लेते हैं या फिर हम यहाँ पे फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। सेकेंड इज हिस्टोरिकल एनालॉजी। दिस मेथड इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट फ्यूचर ट्रेंड्स विल डेवलप इन द सेम डायरेक्शन एज पास्ट ट्रेंड्स, ठीक है। हिस्टोरिकल एनालॉजी में क्या होते हैं, जो भी हमारे पास के ट्रेंड्स हैं उनको हम कंसिडर में लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में भी जो ट्रेंड्स हैं वो इसी तरह से होंगे, इसी तरह से जाएंगे, ठीक है। जैसे पास्ट में हमारी जो ट्रेंड है किसी भी एक फैशन को लेके उसमें हमें 10,000 का प्रॉफिट हुआ, अगली बार हमें 15,000 का हुआ, तो हम फिर एस्टिमेट कर लेते हैं कि इस बार जो हमारा है जो फ्यूचर का इवेंट है उसमें हमें 20,000 का प्रॉफिट हो सकता है। इट अज्यूम्स दैट द फ्यूचर विल रिमेन एज इन द रिसेंट पास्ट। तो इसमें हम ये रिलाई करके चलते हैं कि जो हमारा फ्यूचर है वो पास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है और उसी तरीके से ये ट्रेंड में चलता जाएगा। हैंस पास्ट ट्रेंड्स आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ और चार्ट टू शो द कर्व। तो हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं जो हमारे पास्ट के ट्रेंड है, उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर के ट्रेंड को भी यहाँ पे शो करते जाते हैं। 3 फॉर्म्स ऑफ दिस मेथड आर इन यूज। तो 3 तरीके के मेथड हम यहाँ पे यूज़ में लेके आते हैं। जैसे फर्स्ट इज टेकिंग द करंट ईयर एक्चुअल परफॉर्मेंस एज बेस फॉर द फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो पहला मेथड क्या है कि हम जो हमारा करंट ईयर है, इस साल का जो हमारा ट्रेंड चला है सेल्स का, उसी को हम फ्यूचर में प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि इसी तरह से फ्यूचर में भी चलता जाएगा। सेकेंड इज इंक्रीजिंग सर्टेन परसेंटेज विद द लास्ट ईयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर इवेंट। दूसरा क्या है कि इस साल जो भी हमारा ट्रेंड था उसमें हम एक परसेंटेज इंक्रीमेंट ले लेते हैं और उस हिसाब से हम फ्यूचर के ट्रेंड को यहाँ पे शो कर देते हैं। एंड थर्ड वन इज एवरेजिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द प्रीवियस फ्यू ईयर्स। थर्ड मेथड क्या है, हम कुछ साल का परफॉर्मेंस ले लेंगे। जैसे अभी 2023 का अगर हमें प्रेडिक्ट करना है तो हम 2022 का ले लेंगे, 21 का ले लेंगे और 20 का ले लेंगे। तो इन 3 साल का हम एवरेज निकालेंगे और उसके बेसिस में हम
2023 का हम ट्रेंड यहाँ पे बता देंगे। तो ये है हमारा हिस्टोरिकल एनालॉजी। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज डेल्फी टेक्निक. This is another judgmental technique. It polls a panel of experts and gathers their opinion on specific topic. The forecast unit decides the experts whose opinion it wants to know. Each expert does not know who the other are. The experts make their forecast and coordinator summarize their responses. Here, the experts एक्सप्रेस देयर व्यूज़ इंडिपेंडेंटली विदाउट नॉलेज ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ अदर एक्सपर्ट। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के जजमेंटल टेक्निक होता है। इसमें हम एक पैनल हम बनाते हैं जहाँ पे हम अलग अलग एरिया के एक्सपर्ट्स को हम यहाँ पे बुलाते हैं, उनको एक स्पेसिफिक हम टॉपिक दे देते हैं, उस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वो अपना अपना जजमेंट वहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटर होता है जो सबके जो फ्यूचर का फोरकास्ट जिन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए हैं उस टॉपिक के ऊपर, उन सबको उनके रिस्पॉन्सेज को वो समराइज़ करता है और एक कॉमन सॉल्यूशन वहाँ पे लेके आता है। ऑन द बेसिस ऑफ एनोनिमस वोट्स अ पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स टू फ्यूचर इवेंट कैन बी डिटरमाइंड. दिस टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस द क्राउड एफर्ट और ग्रुप थिंक इन विच एवरीवन एग्रीज विद द एक्सपर्ट विद ऑल when all are in the same room. ठीक है, तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे जो भी हमारे रिस्पॉन्सेस आते हैं उन रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे हम एक वहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम क्राउड इफेक्ट को यहाँ पे कम करते हैं या फिर हम ग्रुप थिंक के इफेक्ट को हम यहाँ पे कम करने की कोशिश करते हैं। और एक ही रूम में क्योंकि सारे एक्सपर्ट्स बैठे रहते हैं, सबके रिस्पॉन्सेस लेते हैं और सबके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे एक कॉमन रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम फोरकास्टिंग टेक्निक को यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज मार्केट सर्वे. अनदर टाइप ऑफ क्वालिटेटिव फोरकास्ट इज़ द मार्केट सर्वे. ठीक है, तो मार्केट सर्वे में हम क्या करते हैं, ये भी एक तरीके की क्वालिटेटिव टेक्निक है जिसमें हम मार्केट की सर्वे यहाँ पे मार्केट सर्वे को हम ज़्यादा प्रायोरिटी में रखते हैं. इन दिस अप्रोच द फोरकास्ट कैन पोल अ पर्सन और बाई क्वेश्चन एयर कस्टमर और क्लाइंट अबाउट एक्सपेक्टेड फ्यूचर बिहेवियर. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन एयर को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं. इस क्वेश्चन एयर पे जो भी हमारा एक्चुअल फोरकास्टिंग का पर्पस है उस पर्पस को देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे. जो भी हमारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स होते हैं उनके बिहेवियर और उनके रिस्पॉन्सेज को हम इस क्वेश्चन एयर में नोट डाउन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पीपल कैन बी आस्क्ड अबाउट द प्रोबेबल फ्यूचर परचेज ऑफ कार्स. तो हमने फॉर एग्जांपल एक छोटा सा हमने क्वेश्चन ले लिया कि इन फ्यूचर कौन सी कार को पीपल्स जो हैं यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो हम क्या करेंगे, उनके रिस्पॉन्सेज को या फिर जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे नोट डाउन करने जा रहे हैं वो इसी टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे. दिस मैथड इज़ इफेक्टिव इफ़ द राइट पीपल आर सैम्पल्ड इन इनफ नंबर. अब यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाती है कि किस टाइम पे ये जो मेथड हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा. ये उसी टाइम इफेक्टिव होगा अगर जो भी हम सैम्पल साइज़ ले रहे हैं वो सैम्पल साइज़ जो है इसी क्वेश्चन के ऊपर फोकस्ड है. इट आस्क अ सेट ऑफ एक्सपर्ट कंज्यूमर और पोटेंशियल कंज्यूमर व्हाट दे विल डू. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक्सपर्ट्स की यहाँ पे हम हेल्प ले सकते हैं इन क्वेश्चन एयर को हम डिज़ाइन करने के लिए. उसके बाद जो भी इस एरिया के एक्सपर्ट्स होते हैं उनके हम रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं. हम अपने कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेज को यहाँ पे हम नोट डाउन कर सकते हैं. एज वेल एज जो भी हमारे पोटेंशियल कंज्यूमर है, पोटेंशियल कंज्यूमर्स कौन होते हैं, वो कंज्यूमर जो कल को हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं. तो उनको भी, उनके रिस्पॉन्सेज को भी हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ मार्केट रिसर्च टेक्निक. अंडर दिस टेक्निक polls and surveys may be conducted to find out the sales of a product. This may be done by sending questionnaires to the present and prospective consumer. In addition, this may also be interviewed personally through questionnaires and interviewers. The managers can find out whether the consumer are likely to increase or reduce their consumption of the product, and if so, by what margin. The interviewers, etc. And hence, this method is somewhat costly and time consuming. ठीक है, तो मार्केट रिसर्च टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम पोल्स और सर्वेज को हम कंडक्ट करते हैं फ्यूचर सेल्स को प्रिडिक्ट करने के लिए. अब जैसे पोल्स क्या होते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के टाइम में हम क्या करते हैं, हम पोल सर्वे वहाँ पे कंडक्ट करते हैं. अब ये पोल सर्वे क्या होता है, इसमें हम ये एनालाइज करते हैं कि कौन सी पार्टी इन फ्यूचर में जीत सकती है. तो इसी तरह हम सेल्स के
सेल्स को भी हम प्रिडिक्ट करते हैं पोल्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट इज सर्वे मेथड। तो सर्वे मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चनएयर को यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं और जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या फ्यूचर के जो पोटेंशियल कंज्यूमर्स हो सकते हैं उनसे हम इन सर्वेस को भरवाते हैं या फिर इन क्वेश्चनएयर्स को हम भरवाते हैं। तो अब इनको हम कैसे कर सकते हैं, जो भी हमारे क्वेश्चनएयर्स हैं उनको हम अपने प्रेजेंट और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स तक भेजेंगे। प्रेजेंट जो हमारे कंज्यूमर्स कौन होते हैं, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट एट प्रेजेंट कंज्यूम किए हैं, और प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर्स कौन हो जाएंगे, जो कल को इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते हैं। ये जो इंटरव्यू है इनको हम क्वेश्चनएयर के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर हम जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर या प्रेजेंट कंज्यूमर्स हैं उनको हम बुला के भी हम उनका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करा सकते हैं। तो इस मेथड के थ्रू हम क्या एनालाइज करेंगे कि इन फ्यूचर जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो उसके जो कंज्यूमर्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं या फिर रिड्यूस हो सकते हैं। हम दोनों ही एस्पेक्ट को यहाँ पे देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ पास्ट परफॉर्मेंस टेक्निक। In this technique, the forecast are made on the basis of past data. This method can be used if the past has been consistent and manager experts that the future will रिजेंबल द रिसेंट पास्ट। ठीक है, तो पास्ट परफॉर्मेंस टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं हमारे फ्यूचर को किस बेस पे, जो भी हमारा पास्ट एनालिसिस है या फिर जो भी हमारी पास्ट की सेल है और जो हमारी प्रेजेंट की सेल है, दोनों को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम फ्यूचर की सेल्स को यहाँ पे एनालाइज करते हैं। तो इस टेक्निक में एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ये है कि जो हमारा ट्रेंड है वो हमारा कांस्टेंट उसी तरह चलता रहना चाहिए। अगर वो ट्रेंड हमारा फ्लक्चुएट होता है बीच बीच में, तो ये जो टेक्निक है वो उस केस में फेल हो सकती है। नाउ नेक्स्ट टेक्निक इज़ इंटरनल फोरकास्ट। Under this technique, indirect data are used for developing forecast. For example, for developing sales forecast, each area sales manager may be asked to develop a sales forecast for his area. The area sales manager, who is in charge of many sub areas, may ask his salesmen to develop a forecast for each sub area in which they are working. On the basis of these estimates, the total sales forecast for the entire concern may be developed by the business concern. ठीक है, तो इंटरनल फोरकास्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स मैनेजर होते हैं अलग अलग एरिया के, उन सबको हम क्या बोलेंगे कि वो अपने अपने अलग अलग एरिया का एक सेल्स फोरकास्ट, मतलब फ्यूचर में कितने सेल्स की रिक्वायरमेंट है वो फोरकास्ट एक बना के ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करें। अब जो डिफरेंट एरियाज़ के सेल्स मैनेजर है वो क्या करेंगे, अपने सब एरिया के जितने भी सेल्समैन होंगे उन सबको कहेंगे कि वो अपने अपने इंडिविजुअल एरिया का सेल्स फोरकास्ट बना के उनको देंगे। तो इस बेसिस में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर की जो टोटल सेल्स फोरकास्ट है उसको हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डिडक्टिव मेथड। In the deductive method, investigation is made into the causes of the present situation and the relative importance of the factors that will influence the future volume of this activity. The main feature of this method is that it is not guided by the end and it relies on the present situation for probing into the future. This method, when compared to other, it is more dynamic in character. ठीक, तो ये जो डिडक्टिव मेथड होता है ये एक इन्वेस्टिगेशन के ऊपर डिपेंड करता है। इस इन्वेस्टिगेशन में हम कॉज एंड इफ़ेक्ट दोनों के ऊपर हम रिलाई करते हैं, मतलब कौन से ऐसे कॉजेज़ हैं और उनके बाद उनका इफ़ेक्ट क्या होगा। यहाँ पे हम कॉजुअल रिलेशनशिप को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि एट प्रेजेंट जो सिचुएशन है उस पर क्या कॉज है और उस कॉज के बेसिस पे क्या इफ़ेक्ट्स इन फ्यूचर आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे रिलेटिव फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनके ऊपर हम रिलाई ज़्यादा करते हैं और हम देखते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्यूचर के वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब कि जो भी फ्यूचर सेल्स हैं उनको इंक्रीज़ कर सकते हैं या फिर उनको वो आगे चल के डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक इन नेचर होता है, मतलब कि क्योंकि ये अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं और सारे फैक्टर्स क्योंकि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा डायनेमिक होते हैं, तो इस वजह से ये जो ओवरऑल स्टडी है डिडक्टिव मेथड ये बहुत ही डायनेमिक इन कैरेक्टर हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट मेथड। In the case of direct method, the different subordinates unit on departments prepare estimates and the company takes the aggregate of these departmental estimates. This method is called bottom up method of forecasting. On the other hand, in the case of indirect method of forecasting, first estimates are made for the entire trade or industry and then the share of the individual unit of that industry is ascertained. This method is called as top
डाउन मेथड ऑफ फोरकास्टिंग। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, हम अलग अलग डिपार्टमेंट के सबऑर्डिनेट्स को बोलते हैं कि वो एक एस्टिमेट या एक एग्रीगेट बना के दें फ्यूचर से रिलेटेड। तो हर एक सबऑर्डिनेट अलग अलग डिपार्टमेंट से क्या करेगा, अपना अपना एस्टिमेट बना के देता है। तो इससे हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर को फोरकास्ट कर लेते हैं। तो इस मेथड में हम बॉटम अप फोरकास्टिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बॉटम अप मेथड ऑफ फोरकास्टिंग भी कहते हैं। सेकेंड मेथड इज़ इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है वो हमारा टॉप टू डाउन मेथड होता है। तो इनडायरेक्ट मेथड जो है हमारा टॉप टू डाउन मेथड होता है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर को इनडायरेक्टली फोरकास्ट करते हैं। इनडायरेक्टली कैसे हम फोरकास्ट कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एस्टिमेट बनाने को बोलते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन जिस इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो यहाँ पे जो है एस्टिमेट बनाती है पूरी इंडस्ट्री या फिर एक पूरी ट्रेड मिल के, और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम हर एक इंडिविजुअल यूनिट, जो भी हमारी इंडस्ट्री की इंडिविजुअल यूनिट है, उस पर हम इन एस्टिमेट्स को लागू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखा कि यूपी में फॉर एग्जांपल मेट्रो बननी है, तो उसमें सीमेंट लगना है। तो हम क्या करेंगे, हम इंडस्ट्रियल बेसिस पे कि सीमेंट कितनी लगनी है, तो उसका हम एक एस्टिमेट पहले बना लेंगे। ऐसे ही उसमें कितना आयरन एंड स्टील लगना है, तो आयरन एंड स्टील का हम एक एस्टिमेट बना लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उस एरिया में कितने सीमेंट की कंपनीज़ हैं, जैसे बिरला हो गई, एसीसी सीमेंट हो गई, ऐसे और भी सीमेंट की कंपनी होगी। तो वो लोग क्या करेंगे, इस एस्टिमेशन के बेसिस पे अपना इंडिविजुअल एस्टिमेशन बना लेंगे कि हमारी कितनी सेल्स वहाँ पे हो सकती है। तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। Now the next method is jury of executive opinion. In this method of forecasting, the management may bring together top executive of different functional areas of the enterprise, such as production, finance, sales, purchasing, personals, etc., supplies them with the necessary information relating to the product for which the forecast has to be made, gets their views, and on the basis of arrives at a figure. ठीक है, तो ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन में हम क्या करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं अलग अलग एरिया के एक्सपर्टीज़ को लेके। जैसे प्रोडक्शन का एक्सपर्टीज़ ले लिया, फाइनेंस का ले लिया, सेल्स, परचेज, पर्सनल का हमने एक्सपर्टीज़ यहाँ पे ले लिए। उनको हम अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वो फ्यूचर को फोरकास्ट करेंगे, और उनके व्यूज़ के बेसिस पे हम फिगर आउट कर लेंगे कि इन फ्यूचर हमारी कितनी सेल्स होने वाली है। तो इसको हम बोलते हैं ज्यूरी ऑफ एग्जीक्यूटिव ओपिनियन। Now the next technique is quantitative techniques. Quantitative techniques are known as statistical technique. तो इनको हम statistical techniques भी बोलते हैं। They focus entirely on pattern and on historical data. तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसा पैटर्न हमारा पास्ट से अभी तक चलता आया है, और हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। In this technique, the data of past performance of a product and product line are used and analyzed to establish a trend or rate of change which may show an increase or decrease टेंडेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी डेटा है, प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड जो भी डेटा है, उन सारे डेटा को हम एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम ट्रेंड्स फॉर्म करते हैं और देखते हैं कि ये ट्रेंड आगे किस तरह चलेंगे। क्या ये इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं या फिर ये डिक्रीजिंग ट्रेंड्स की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीजिंग टेंडेंसी को ये फॉलो करते हैं। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स के बारे में हम यूज़ करेंगे जो फोरकास्टिंग में हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस बैरोमीटर मैथड। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंडेक्स नंबर मैथड। ठीक है, ये है बिजनेस बैरोमीटर मैथड, इसको हम इंडेक्स नंबर मैथड के नाम से भी जानते हैं। जस्ट एज बैरोमीटर इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिमिलरली इन बिजनेस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक बिटवीन 2 और मोर पीरियड्स। ठीक है, तो जैसे कि हम बैरोमीटर का यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए, उसी तरह हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बिजनेस इंडेक्स नंबर्स को हम यूज़ करते हैं कोई भी दो अलग अलग पीरियड के स्टेट को एनालाइज करने के लिए। जैसे 2022 और 2023 इन दोनों के ट्रेंड को हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इंडेक्स नंबर, यहाँ पे इंडेक्स नंबर मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो भी हमको मिली हैं, इन दोनों को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि 2023 में हमारा ज़्यादा प्रॉफिट था कि 2022 में हम ज़्यादा प्रॉफिटेबल स्टेट पे थे।
when used in conjunction with one another or combined with one or more index number provide an indication of the direct in which economy is heading। तो जब भी हम दो चीज़ों को हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं या दो इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पे हम कंबाइन कर रहे हैं, उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो उससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि इन हमारी जो इकोनॉमी है वो किस तरफ जा रही है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रही है या डिक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अ राइज इन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ब्रिंग एन upswing in the economy. It may reflect higher employment and income opportunity after some period। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा हमें ट्रेंड पता चलता है जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अपस्विंग लेके आ रहा है हमारी इकोनॉमी में, मतलब हमारी इकोनॉमी वहाँ पे रेज हो रही है, राइज कर रही है। तो इससे हम क्या एनालाइज कर सकते हैं, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो आगे इन फ्यूचर में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है वो हायर होने वाली है और हर एक इंडिविजुअल के लिए इनकम अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बढ़ने वाली हैं। दस विद द हेल्प ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स नंबर इट बिकम्स ईजी टू फोरकास्ट द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन प्रोजेक्टिंग द एक्सपेक्टेड चेंज इन रिलेटेड एक्टिविटीज़ विद इन अ लैग ऑफ सम पीरियड। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो पीरियड के बीच में हम इन इंडेक्स नंबर के थ्रू एनालाइज करते हैं कि कैसा ट्रेंड हम आगे आने वाला है। ये जो ट्रेंड है वो अपस्विंग लेके आएगा तो हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। वहीं पे अगर ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो क्या होगा, जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी और जो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। दिस लैग पीरियड दो डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट प्रिसाइजली गिव सम एडवांस सिग्नल फॉर लाइकली टू चेंज इन फ्यूचर। The forecast should bear in mind that such barometer or index number have their own limitation and precautions should be taken in their use. These barometers may be used only when general trend may reject the business of the forecast. It has been advised that different index numbers should be prepared for different activities। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बैरोमीटर्स है क्योंकि इनको यूज़ करना थोड़ा टिपिकल काम होता है, तो जो नॉर्मल ट्रेंड अगर हमारा है एनालाइज करने का, जैसे कि पास्ट और प्रेजेंट को के ट्रेंड को एनालाइज करके फ्यूचर को डिटेक्ट करना, अगर ये ट्रेंड हमारा यहाँ पे फेल होता है तभी हम बैरोमीटर्स की तरफ हम यहाँ पे जाते हैं और इन ट्रेंड में हम क्या करते हैं, डिफरेंट इंडेक्स नंबर हम लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को हम एनालाइज करते हैं। अब जो ये बैरोमीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि पूरे बिजनेस ट्रेंड को हमें बता देगा, हम यहाँ पे अलग अलग ट्रेंड को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम पहले जैसे हमने केवल इंडिविजुअल की प्रेफरेंसेस को लिया तो हम केवल यहाँ पे प्रेफरेंसेस का हम ट्रेंड पता करेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट का हम ट्रेंड पता करेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर की डिमांड का हम ट्रेंड पता करेंगे। तो यहाँ पे हर एक अलग एक्टिविटी के लिए हमें अलग अलग बैरोमीटर्स का यूज़ करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट मेथड इज ट्रेंड एनालिसिस। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम सीरीज एनालिसिस। तो इसको हम टाइम सीरीज एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। दिस एनालिसिस इन्वॉल्व्स ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन, इरेगुलर और रैंडम वेरिएशन। तो अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स को हम यहाँ पे पता करते हैं। जैसे सीजनल वेरिएशन, सीजनल वेरिएशन मतलब जैसे गर्मी का सीज़न हो गया, सर्दी का सीज़न हो गया, बरसात का सीज़न हो गया, तो उसमें क्या वेरिएशन आ रहे हैं। साइक्लिकल वेरिएशन में क्या होता है, जैसे एक साइकिल होती है, एक बार अप जाएगी, एक बार डाउन जाएगी, एक बार अप जाएगी, एक बार डाउन जाएगी, तो उस वेरिएशन को पता करना। इरेगुलर जैसे हार्ट बीट्स का जो वेरिएशन होता है, एक कभी अचानक से ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, कभी नॉर्मल रेंज में जाएगी, तो ये क्या है, ये इरेगुलर वेरिएशंस होते हैं, इनको हम रैंडम वेरिएशंस भी बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए हम ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज व्हेन डेटा आर अवेलेबल फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द ट्रेंड इज़ क्लियरली विजिबल एंड स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये टेक्निक तभी हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का डेटा अवेलेबल हो, उसके बेसिस में हम ट्रेंड्स यहाँ पे बनाते हैं और जो भी ट्रेंड्स हम बना रहे हैं वो क्लियर हो, एकदम विजिबल और एक स्टेबल ट्रेंड हमें वहाँ पे दिखाई दे। इट इज़ बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट पास्ट ट्रेंड विल कंटिन्यू इन फ्यूचर। तो ये एक एजम्पशन हम यहाँ पे करते हैं, कुछ चीज़ों को हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास्ट में जो ट्रेंड्स चलते आए हैं वही ट्रेंड्स इन फ्यूचर भी हमारे चलते जाएंगे। दिस इज़ कंसीडर्ड वैलिड फॉर शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन के लिए ये ज़्यादा जाने जाते हैं। जैसे पिछले 6 महीने के हमने डेटा को ले लिया और 7वें महीने का ट्रेंड हमने पता कर लिया कि 7वें महीने में हमारी सेल्स अप जाएगी या डाउन जाएगी। इन दिस डिफरेंट फार्मूला आर यूज टू फिट द ट्रेंड। तो यहाँ पे हम अलग अलग तरीके के फार्मूला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मेथड इज extrapolation method. Extrapolation method is based on time series because it believes that the behavior of series in the past will continue in future also, and on the basis
फ्यूचर इज़ प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो एक्सप्लोरेशन मेथड में हम टाइम सीरीज मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा हम बिलीव करते हैं कि जो भी हमारा बिहेवियर है या फिर जो भी पास्ट सीरीज़ का बिहेवियर है वही हमारा फ्यूचर में भी जाएगा। दिस मैथड स्लाइटली डिफर फ्रॉम ट्रेंड एनालिसिस मेथड। तो ये ट्रेंड एनालिसिस से थोड़ा डिफरेंट है। अंडर दिस effect of various component of the time series are not separated but are taken in their totality। तो यहाँ पे हम अलग अलग कंपोनेंट को का हम यहाँ पे एनालिसिस नहीं करते हैं, हम सारे कंपोनेंट्स को एक साथ मिला के हम फ्यूचर की ट्रेंड को यहाँ पे पता करते हैं, मतलब हम टोटलिटी के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इट अज्यूम्स दैट द इफेक्ट ऑफ दीज फैक्टर्स is of a constant and stable pattern and would also continue to be so in future। तो जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट के इफेक्ट को हम यहाँ पे कांस्टेंट और स्टेबल पैटर्न की बेसिस पे हम लेते हैं, और ये भी हम अज्यूम करते हैं कि फ्यूचर में भी ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो इसी ट्रेंड में फ्यूचर में भी जाएंगे। नेक्स्ट इज रेग्रेशन एनालिसिस मेथड। In this method, two or more interrelated series are used to disclose the relationship between two variables। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दो या दो से ज़्यादा रिलेटेड सीरीज़ को लेते हैं और उनके रिलेशनशिप को हम यहाँ पे पता करते हैं दो वेरिएबल्स के बेसिस पे। अ मेथड ऑफ variables affect a business phenomena simultaneously in economic and business situation. This analysis helps in isolating the effect of various factors to a greater extent. For example, there is a positive relation between sales expenditure and sales profit. It is possible here to estimate sales on the basis of expenditure on sales independent variable and also profit on the basis of projected sales provided other things remains the same। तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एक्सपेंडिचर और दूसरा क्या है, सेल्स प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो हमारा सेल्स एक्सपेंडिचर है वो इंडिपेंडेंट फैक्टर है। इसका मतलब अगर हम सेल्स एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रॉफिट उससे हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर हम सेल्स एक्सपेंडिचर को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा प्रॉफिट भी वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा सेल्स प्रॉफिट है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, सेल्स एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो जब हम सेल्स एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करेंगे, सेल्स एक्सपेंडिचर क्या है, जैसे प्रमोशन करना, एडवर्टीजमेंट करना, अगर इन सब के ऊपर हम खर्चा ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी तो हमारा सेल्स प्रॉफिट भी वहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम इनके ऊपर ज़्यादा खर्चा नहीं करते हैं तो हमारी सेल्स कम हो जाएगी और अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी वहाँ पे कम हो जाएगा। Now the next technique is economic input output model method. This is also known as end use technique. This technique is used on the hypothesis of various sectors of the economy industry which are interrelated. Such interrelationship is known as coefficient of mathematical terms. For example, cement requirements of a country may be well predicted on the basis of its rate of usage by various sectors of economy, say industry, etc., and by adjusting this rate on the basis of how the various sectors behave in future. As the data required for this purpose are easily available, this technique is useful in business forecasting business units. तो ये जो टेक्निक है वो एंड यूसेज टेक्निक के ऊपर डिपेंड करती है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ ये जो टेक्निक है वो डिपेंड करती है, जो भी हाइपोथेसिस हम क्रिएट करते हैं अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड एक इंडस्ट्री की, तो कोई भी एक इंडस्ट्री है वो अलग अलग सेक्टर से इंटर रिलेटेड है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो किससे रिलेटेड है, अगर हमारे कंट्री में जो डेवलपमेंट के लिए जो भी वर्क हो रहे हैं, जैसे कि रोड का बनना, ब्रिजेस का बनना, तो इसमें और भी चीज़ों का यूज़ होगा। जैसे सीमेंट के साथ साथ हमें स्टील भी चाहिए, हमें आयरन भी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे बनाते हैं जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल डेवलपिंग वर्क अगर हमारे इंडिया में हो रहा है तो हम एक एस्टिमेट यहाँ पे बना लेते हैं जिसको हम एंड यूज़ टेक्निक बोलते हैं कि इतनी सीमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी की जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है वो अपना एस्टिमेशन वहाँ पर बनाना स्टार्ट कर देती हैं। जैसे सीमेंट की हम रिक्वायरमेंट जो है वो 1 लाख टन की है, तो उसके बेसिस पे सारी अलग अलग सीमेंट कंपनी अपना अपना एस्टिमेशन बनाना स्टार्ट कर देंगी। ऐसे ही जो आयरन की कंपनी है वो अपना एस्टिमेट बनाएंगी, है ना, उसी डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड।
For example, cement requirement of a country may well predicted on the basis of its rate of usage of various sectors of economy, say industry etc. तो जैसे सीमेंट इंडस्ट्री वो अपना एस्टिमेशन कैसे बनाएगी, जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं हमारे इकोनॉमी के, वो सारे इकोनॉमिक के सेक्टर्स में कितनी सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो टोटल कर लेंगे, और उसके बेसिस पे कितनी कंपनीज पूरी कंट्री में है वो कंपनीज जो है अपना अपना एस्टिमेशन वहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देंगी. नेक्स्ट इज इकोनोमेट्रिक मॉडल. Econometric refers to the science of economic measurement. Mathematical models are used in economic models to express relationship among various economic events simultaneously. ठीक है, तो जो इकोनोमेट्रिक है वो इकोनॉमिक मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब साइंस ऑफ इकोनॉमिक मेजरमेंट के ऊपर डिपेंड करती है. इसमें हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं. तो ये जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं वो अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं इकोनॉमिक मॉडल को, और यहाँ पे हम एक्सप्रेस करते हैं रिलेशनशिप को अलग अलग इकोनॉमिक इवेंट्स के बेसिस पे. टू अराइव एट अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक मॉडल अ नंबर ऑफ इक्वेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज. तो कोई भी एक इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर हम कैसे आएंगे, टाइम सीरीज के बेसिस पे हम अलग अलग मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे हम डेवलप करते हैं, या फिर जिसको हम बोलते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल्स को हम यहाँ पे, या इकोनोमेट्रिक इक्वेशंस को हम यहाँ पे डेवलप करते हैं. दीज इक्वेशंस आर नॉट इजी टू फॉर्मुलेट. इनको हम बहुत ही आसानी से नहीं बना सकते क्योंकि हम अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स हैज़ मेड द फॉर्मुलेशन ऑफ दीज इक्वेशंस रिलेटिवली ईजी. तो कंप्यूटर्स की मदद से हम इन इक्वेशंस को आज के टाइम पे हम ईजिली फॉर्मुलेट कर सकते हैं. फोरकास्ट कैन बी सॉल्व बाई सॉल्विंग दीज इक्वेशन. ठीक है, तो हम फोरकास्ट कैसे करेंगे, इन्हीं मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके हम फ्यूचर के फोरकास्ट को हम इजीली यहाँ पे मेकआउट कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज टाइम सीरीज टेक्निक्स ऑफ फोरकास्टिंग. तो यहाँ पे हम टाइम से रिलेटेड फोरकास्टिंग करते हैं, टाइम सीरीज से रिलेटेड. दिस टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द पास्ट इज गुड प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर. तो यहाँ पे हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं कि पास्ट में जो भी हमारा ट्रेंड चला आया है, जो पास्ट है वही हमारे फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकता है. तो पास्ट इज ए गुड प्रिडिक्टर ऑफ द फ्यूचर. दिस प्रूव यूजफुल when lot of historical data are available and when stable trend are apparent. ठीक है, तो ये तभी सही प्रूव होता है जब हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा जो है अवेलेबल हो, और जो भी डेटा अवेलेबल हैं वो एक स्टेबल ट्रेंड के अप्रोच को फॉलो करने वाले हों. दीज टेक्निक्स आइडेंटिफाई अ पैटर्न रिप्रेजेंटिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेंड, सीजनल एंड साइक्लिकल फैक्टर्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. तो अलग अलग तरीके के ट्रेंड को कंबाइन करके हम इनको एनालाइज करते हैं, जैसे कि सीजनल ट्रेंड्स होते हैं, साइक्लिकल फैक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा से रिलेटेड उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं. दिस मेथड ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेस्ट फिट लाइन बाय एस्टिमेटिंग द इफेक्ट ऑफ रैंडम फ्लैक्चुएशंस. ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन का हम यहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पे भी हमारे पास रैंडम फ्लैक्चुएशंस हों. Next topic is this category includes the following, that is first trend projection, second is moving average and third is exponential smoothing. तो पहला देख लेते हैं ट्रेंड प्रोजेक्शंस क्या होते हैं. दिस मेथड प्रोजेक्ट्स पास्ट डेटा इनटू द फ्यूचर. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते हैं. दिस कैन बी डन इन अ टेबल और ग्राफ. तो हम क्या करेंगे, जो भी पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे हम या तो टेबल बनाएंगे या तो हम ग्राफ्स मेकआउट करते हैं. दिस मेथड फिट्स अ ट्रेंड लाइन टू अ मैथमेटिकल इक्वेशन एंड देन प्रोजेक्ट्स इट इनटू द फ्यूचर बाय मींस ऑफ दिस इक्वेशन. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी हमने टेबल या ग्राफ हमने बनाए हैं उसके बेसिस पे हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन हम यहाँ पे मेकआउट करेंगे. उस मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पे हम फ्यूचर को यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मूविंग एवरेज. In this method, the average of a limited number of significant result is calculated and updated as a new result become available by adding the latest result and dropping of the oldest one. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी लिमिटेड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स को हम ले लेते हैं, उन सब का हम एक एवरेज यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और इसके बेसिस पे हम न्यू रिजल्ट्स को अपडेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2022 के डेटा को हमने ले लिया, तो स्टार्टिंग के 4 महीने में हमारा क्या सेल्स का रिजल्ट रहा है उसका हम एवरेज निकालेंगे.
उस एवरेज के बेसिस पे हम न्यू रिजल्ट को वहाँ पे बना देंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। फिर कुछ टाइम के बाद हम क्या करेंगे, हम 4 महीने के बाद जैसे हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के हमने डेटा को यूज़ किया, उनका एवरेज लिया, हमने डेटा क्रिएट किया नेक्स्ट मंथ के लिए। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जनवरी को हम स्किप आउट करके हम फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई का हम डेटा ले लेंगे, उसके बेसिस में हम जून को प्रिडिक्ट करेंगे। फिर जुलाई का हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, हम जनवरी, फरवरी को छोड़ देंगे, देन हम मार्च से लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम ओल्डेस्ट वन को हम स्किप करते हुए उसके बाद के नेक्स्ट डेटा जो भी हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम एवरेज लेंगे, उस एवरेज के बेसिस पे हम नेक्स्ट ट्रेंड को यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू द मूविंग एवरेज except that it gives more weight to recent result and less to earlier one. This is usually more accurate than moving average. तो moving average से ज़्यादा accurate होता है exponential smoothing method। इस method में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे recent result हैं उनको हम ज़्यादा वेटेज देते हैं। जैसे यहाँ पे हम पास डेटा के ऊपर हम ज़्यादा रिलाई करते थे, अब यहाँ पे क्या है, जो रिसेंटली करंट डेटा है उसके ऊपर हम ज़्यादा रिलाई करते हैं और उसके बेसिस पे हम नेक्स्ट फ्यूचर ट्रेंड को एनालाइज कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक फोरकास्टिंग से रिलेटेड, जिसमें हमने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज़ के ऊपर हमने ज़्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन टॉपिक्स को आराम से रिवाइज़ करिए, अच्छे से पढ़िए, हर एक लाइन को पढ़िए। कहीं पे भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर, तो इसका लेक्चर मैं आगे अपडेट करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।